लिखिए लिखिए जल्दी से। कॉपी निकाली है और केमिकल काइनेटिक का हम लोग समरी लिखने वाले हैं। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है तो लिखिए जल्दी से। टॉपिक आपने सारे पढ़ लिए हैं, अब आप हेडिंग डालो इसका समरी का। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम बता चुके हैं। अब आगे लिखो, एक क्वेश्चन से शुरू करो, एक एग्जाम्पल ले लो रिएक्शन। हाँ जी, पहला टॉपिक क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइप्स के हमने बात किए थे, है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो लिख लो, ये दो टाइप्स के होते हैं। एवरेज रेट और बी हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एक है तुम्हारा डी बाई डी टी और एक है तुम्हारा ये। तो एग्जाम्पल पहले एक मैं लिख देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग इसको आप ज़रा फिल कीजिए। तो 3H2 ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है जहाँ पे सब बैलेंस है। तो आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों का लिखो तो इसका। यहाँ लिखा हुआ तो है एग्जाम्पल, ये रहा, क्योंकि एक एग्जाम्पल लोगे तभी तो लिख पाओगे। आप देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया और इसके लिए बोला है कि रेट लिख के दिखाओ। ठीक है, तो बताओ एवरेज रेट के लिए क्या तरीका होता है? आप जानते हो डेल बाई डेल टी, क्योंकि एवरेज होता है जो एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और एक इंस्टेंट टाइम के लिए क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, कोई पर्टिकुलर टाइम जैसे। तो इसके लिए डी बाई डी टी, इसका डेल बाई डेल टी। और पहले किस रिएक्टेंट कौन है जी? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को लिख लिए डेल बाई डेल टी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना मोल है? 1 मोल, तो 1/1। हालांकि 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है जी? डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे साइन क्या देंगे? रिएक्टेंट है ना, तो माइनस देंगे। बोलो कोई दिक्कत? इसका जो घटने का रेट होगा ये होगा। और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे? फिर से वही लिखोगे, इक्वल टू डेल बाई डेल टी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, और इसमें माइनस लगाओगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कितना मोल है जी? 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? 1/3 मोल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल बाई डेल टी NH3 का कंसंट्रेशन 1/2, और ये प्लस में होगा क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया? ये पहले भी क्वेश्चन में बताया। तो क्या इसके आधार पे इंस्टेंटेनियस लिख सकते हो? लिखो जल्दी से खुद से सब। यहाँ क्या केवल यही लिख देंगे जी, डी बाई डी टी और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, और इक्वल टू माइनस तो लगेगा हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है। फिर माइनस 1/3 डी बाई डी टी क्या? H2, और इस पे प्लस 1/2 डी बाई डी टी NH3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? अब बताओ ईमानदारी से कितने लोग ऐसा ही हुआ? ठीक है, बाकी लोग लिख लीजिए। इसके बाद इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे जिसमें पूछता था रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जिसमें कि मोल लिखते हैं या नहीं? नहीं, ये बात नोट करके लिखिए। इन केस ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस को फॉर्मेशन भी बोलते हैं क्योंकि बन रहा है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। ये तो रेट लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं जी? रेट। लेकिन अब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस,
याद रखिएगा, डू नॉट राइट द मोल्स, डू नॉट राइट मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो आप यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ही लिख लो, आपको आसानी से समझ में आएगा। मोल्स की संख्या नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका नाम लिखना सीखिए कि अपीयरेंस क्या पूछेगा। नाइट्रोजन रिएक्टेंट है ना जी, घटेगा ना, तो आपसे बोलेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे इसको, बताइए क्या लिखेंगे जी? माइनस डिसअपीयरेंस मतलब घटना, और d/dt और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन। मोल्स को लिखने की जरूरत है नहीं, ये छोड़ दीजिए। उसी तरह से तुमसे पूछ दिया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या लिखोगे? माइनस रिएक्टेंट में है ना, d/dt और हाइड्रोजन। मुझे एक बात बताओ, 1/3 लिखेंगे क्या? नहीं ना, तो उसी तरह से जरा खुद से लिखो तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया लिख के दिखाइए क्या होगा सब। इसको पढ़ना सीखिए तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए, हम बोले इसमें मोल्स नहीं लिखना है। अब बताओ, अपीयरेंस है डिसअपीयरेंस है, d/dt तो लिखवा करोगे। किसकी बात चल रहा है? अमोनिया का, अमोनिया को लिखो। और क्या लिखेंगे? मोल्स लिखना है नहीं। फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीज कर रहा है तो प्लस लगा, इसमें क्या बड़ी बात है? ये जो सिखाया है वही यूज करवा के फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर चैप्टर नहीं किए तो इससे अभी भी रिवाइज हो जाएगा अगर ध्यानपूर्वक क्लास करो तो। ठीक है, तो ये हो गया। तो सुनिए, यहाँ से अब मैं बताता हूँ, देखो ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इक्वेट करने आएगा इस तरह का क्वेश्चंस। और सुनिए, बिहार बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बोल सकते हो, ये रेट ऑफ रिएक्शन 2 मार्क्स में आता है। पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों का डेफिनेशन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो आप डेफिनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। हम बता दिए यहाँ पे कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, और इनसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हो सकता है ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतनी बात? आप बताओ इसके आगे क्या पढ़े थे, नेक्स्ट टॉपिक कौन पढ़े थे बताइए भाई। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखिए, बहुत एग्जाम में पूछता है। आप लोग जितना ही क्यू करके लिखूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, गेस एक तरह से कह लो, यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। तो लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, सब पढ़ के जाना, कॉपीज में लिखाया हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ये पूछा गया है, तो बताया गया आप लोगों को। बताओ जल्दी से जवाब। टेम्परेचर, नेचर, भाई अब हाँ, सरफेस एरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और बोलो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीज करता है ना रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ बगल में, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट डबल। और रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? रेट कांस्टेंट पे डबल। इसको मार्क कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में। समझ में आया? तो जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देखो। और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव आएगा वो भी बता रहा हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से लिखिएगा। हाँ, सरफेस एरिया वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई। अब पाउडर फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म है, कौन किसका सरफेस एरिया ज़्यादा? पाउडर का, यानी कि पाउडर फॉर्म का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये तो तुम जानते ही हो, है ना। कोयला अगर पाउडर फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म में, तो कोयला जल्दी कौन जलेगा? पाउडर फॉर्म वाला। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या पढ़ रहे? रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन। खैर वो उतना नहीं पूछता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, हालांकि लिख लो लॉ ऑफ मास एक्शन।
हाँ जी, लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखने का तरीका बताया था। देखो मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है ए बी और बना रहा है क्या, प्रोडक्ट। हालांकि ये रेट लिखा रहेगा, तो मान लो यहाँ x है और ये y, तो रेट तुमको लिख के देगा ऐसे, रेट इक्वल टू हो जाएगा कि a टू द पावर x b टू द पावर y। तो यहाँ 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सवाल क्या क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये पूछ सकता है। पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और ऑर्डर निकालने भी देगा तो बहुत आसान है, इस फार्मूला को देख के देखो, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, x प्लस वाई क्या देगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका 1 रहा, इसका 2 रहा, 1 + 2 कर देना, 1 1 रहा, 1 + 1 कर देना, 0 रहा तो 0 + 1 कर देना, जो भी आएगा ऑर्डर वही आएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे के की बात की है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट भी निकालने देता है, तो लिखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है और ऑर्डर निकालना भी ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ के, इसका फार्मूला बताया था ना जी, हाँ ठीक, बताओ जी इधर से तुम यहाँ, यूनिट ऑफ के क्या होता है, निकालने का तरीका क्या है, रेट कौन, जल्दी बोलो, हाँ मोल लीटर इनवर्स 1 - n, आगे सेकेंड इनवर्स। ये आपका एक छोटा सा फार्मूला है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। बैठिए, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने का फार्मूला है, ठीक है। इससे फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर सबका निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे जी, कि क्या डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, उसके बगल में क्या डिफरेंस है, तुम यहाँ लिखिए। यहाँ पे कुछ और बेसिक्स है आपके आते हैं क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, एक स्टेप का, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये भी पूछेगा। अच्छा ये भी पूछेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे पता करते हैं, तो आप बताइए स्लो स्टेप है ना, लिख लो इसमें, स्लो स्टेप डिटरमाइन द रेट, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बताता है, स्लो स्टेप, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स आ गया तो एलिमेंट्री समझ में आ गया, एलिमेंट्री पूछा नहीं जाएगा, वो आपको तुलना करने के लिए है बस, ठीक है। इसके बाद और क्या पूछता है जी, यूनिट्स वगैरह हो गए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे, एक और टाइप का न्यूमेरिकल आएगा जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा आता है न्यूमेरिकल, ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड में ही आता है, जिसको कहते हैं कौन सा मेथड जी, इनिशियल रेट मेथड। इसमें आपको याद होगा तो एक टेबल के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट दिए रहते थे 1 2 3, और उससे करके आप ऑर्डर निकालते थे, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा वैल्यू है एक्सपेरिमेंट। तो आप ये लिख लो इसके ऊपर कि ये न्यूमेरिकल्स है, इस पे आएंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने वाले। ये कोई थ्योरी नहीं है कि रटना है, और वो क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो कि क्या आएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ तक जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़े थे इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल रेट, और उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, यहाँ तक लिख लिए साहब, तो लिखो फिर जल्दी से। नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रल, इंटीग्रल रेट इंटीग्रेशन की मदद से निकालते हैं नहीं, और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर के बीच में डिफरेंस भी बताते थे। तो लिखिए 0 ऑर्डर इस तरफ
अच्छा एक क्वेश्चन और था जी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो भी एडजस्ट कर लो, 2 मार्क्स का पूछ सकता है, शायद आगे बताया होगा आप लोग को। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा इंटीग्रल में हम लोग 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं, एक एग्जांपल देता हूं जी, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक। अब हम आपको इंटीग्रल में बता रहे हैं। एक एग्जांपल हम दिए कि ए ना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट रेट लिख सकते हो तुम, रेट लिखना सीखे हो ना, इसके लिए भी रेट लिख सकते हो, लिखिए जरा खुद से सब लोग, दिखाइएगा कॉपी। और रेट कांस्टेंट लिखना भी सिखाया है, मतलब फार्मूला आप जानते हो इसका, रेट कांस्टेंट का, के, रेट कांस्टेंट क्या होता है, के। तो जल्दी से बताइए के का वैल्यू यहाँ क्या होगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी क्या होगा, ठीक है। चलो जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। बैठिए, जितना ज़्यादा पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, उतना चीज़ें आपको आसानी से याद रहेगी। यार बात समझ में, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट होते जाओगे, कल लगेगा फिर तो वही सब्जेक्ट टफ लगने लगता है, और क्या। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका, रेट लिखने का तरीका बताए थे कि रेट कांस्टेंट, और रिएक्टेंट कौन है, ए, तो ए लिख लीजिए। और चूंकि 0 ऑर्डर है तो इस पर पावर क्या देंगे, 0। अभी नहीं बोले जी, इस पर जो पावर रहता है वही ऑर्डर होता है। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, बोलो, के ए टू द पावर 1। बस ये फर्स्ट ऑर्डर का इतना सा काम करना था। अच्छा के का वैल्यू नहीं बताए थे जी, ए नॉट का नाम क्या है पहले बताओ। ऑफकोर्स इनिशियल ज़्यादा होगा शुरुआत में, आप जो भी लीजिएगा, अब फाइनल घट गया, और किसके साथ घटेगा, विथ टाइम। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल बाय टाइम, यही था तुम्हारा 0 ऑर्डर का। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था जी, फॉर्मूला 2.03 बाई टी लॉग इनिशियल बाय फाइनल। ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में जो पहला 100 ग्राम लिए बचा 70 ग्राम, तो वो हो गया फाइनल। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा ये जो फार्मूला है सुनिए, फर्स्ट ऑर्डर से एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बिहार बोर्ड में इसमें 5 नंबर का ये डेरिवेशन प्रूफ में आता है, और जो हम करवाए ना जी क्लास में, ये फार्मूला प्रूफ करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कैसे आया उसको इंटीग्रेट करके करते हैं। तो ये आपको पढ़ाया गया है, ये अगर आप नहीं लिखे हो तो कॉपी से लिखना, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो। पहला चीज़ तो ये समझ गए कि ये 5 मार्क्स का आएगा। दूसरी बात, इस पे ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी से आते हैं। 0 ऑर्डर से भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा आते हैं। बिहार बोर्ड में इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, लेकिन बिहार बोर्ड में क्या पूछा गया, इसका और इसका ग्राफ पूछा गया। क्या पूछा गया, ग्राफ। तो आइए इन दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बगल में ड्रॉ कीजिए, इसके बगल में, यहाँ पे हम ग्राफ के लिए एक्सेस बताते हैं, खुद से बनाएगा सब लोग, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे, एक्सेस इसका क्या था जी, लॉग ए, और यहाँ पे टाइम, और इधर ग्राफ बनाइए। इसका भी बहुत सिंपल सा था, ए टाइम और 0। चलिए ड्रॉ कीजिए तो इस ग्राफ को। बस आपको 2 चीज़ चाहिए, इंटरसेक्शन ऑन बाई एक्सिस यानी सी, और स्लोप क्या होगा। स्लोप से आप थोड़ा ट्राई करो, दिमाग पे जोर डालो। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है जी, एक्स एक्सिस पे कौन है, ये और टी। तो इस केस में सी कौन होता है, सी होता है तुम्हारा ए नॉट, यही कांस्टेंट होता है। और स्लोप कैसा जाता है, डिक्रीजिंग, जहाँ की एम का वैल्यू क्या होता है बताइए, माइनस के। चूँकि माइनस के है इसीलिए ग्राफ डिक्रीजिंग गया। आइए इसमें बात करते हैं। इसमें जिस तरह से ये, उसी तरह से वो भी है, बस खाली यहाँ लॉग है तो यहाँ भी ए नॉट रहेगा, लेकिन किस में, लॉग में। बोलो कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिख रहा है। ग्राफ कैसा जाएगा, डिक्रीजिंग, और एम का वैल्यू यहाँ माइनस के वैसा ही रहेगा, लेकिन एक टर्म और आएगा जो ये टर्म दिख रहा है, डिवाइड में क्या आएगा 2.303। अब बताइए ईमानदारी से कितने लोग का ये ग्राफ सही हुआ, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए, है ना। आज दूसरे प्रयास में नहीं सही हुआ कोई बात नहीं, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा,
इतना में पढ़ लेना, अब उसके बाद हम नहीं कर सकते कुछ, है ना। 4 प्रयास के बाद नहीं सफल हो गए तो पंचवर्षीय उतना थोड़ा चल रहा है यहाँ, ठीक है, वो गवर्नमेंट चलाती है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आप क्या पढ़े थे याद कीजिए, इस रेट कांस्टेंट से हाफ लाइफ टाइम निकालना सीखे थे। चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए क्या था जी, बताइए जल्दी से। हाफ लाइफ टाइम बोलो जल्दी, मतलब सबके वही हाल है ना, A0/2K। अभी तुम लोग जो कॉपी पलट रहे हो, ये समरी लिखवा रहे हैं इसीलिए देख भी रहे हो, नहीं तो अगला चैप्टर आज शुरू करते हैं ना तो फिर तो तुम लोग फरवरी में एग्ज़ाम जब आता है ना तब शुरू करते हैं इसको, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम, यहाँ हाफ लाइफ टाइम कितना होगा बोलो, बाई के। ये 2 फार्मूला आया, इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ भी इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ। इन सब के ग्राफ्स आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक्सेस मैं बता देता हूँ, यानी कि T हाफ और यहाँ पे आएगा A0, और यहाँ पे भी तुम ये ग्राफ प्लॉट करो, हाफ लाइफ टाइम और A0 के बीच में। चलिए जी दोनों का ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए जल्दी से, जिसका हो जाए दिखाना मतलब। देखिए एक बात बताइए, ये इस पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, क्योंकि इसके टर्म में A0 है, बिल्कुल है। अब बताइए y=mx नहीं पढ़े हो जी, अरे इसको A0x हो गया 1/2K, तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y, ये देखो, तो यही ना स्लोप बचा जी, नहीं पढ़े हो, y=mx, ठीक है। तो बताइए c का वैल्यू क्या रखिएगा, mx + c के जगह क्या रख दोगे, 0 रखेंगे, वही चेंज आएगा। तो c का वैल्यू वो होता है जहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, c से। और स्लोप का वैल्यू क्या है 1/2K, 1/2K पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ कैसा जाएगा, इंक्रीजिंग। m का वैल्यू हो गया 1/2K जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। बोलो कोई दिक्कत, ये सब मत लिखना, ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, ये तो आपको समझना चाहिए था, कैलकुलेट करना खुद करना चाहिए। आइए देखिए इसकी बात करते हैं। ये निर्भर करता है जिस पे A0 पे, कहीं भी A0 का टर्म है नहीं, तो ये कांस्टेंट है। तो y= जब कांस्टेंट रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, जैसे y=2 है तो क्या रहेगा जी, y एक्सिस पे 2 जहाँ रहेगा उससे ग्राफ पैरेलली खींच देंगे, कभी भी ये वैल्यू क्या होगा, इस पे निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ ग्राफ कैसा जाएगा बताइए, यहाँ ऐसा ग्राफ खींच दीजिए और इस वैल्यू का कितना होगा, ये 0.9/K क्या है, रेट कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, नहीं ना। अब देखो इस ग्राफ को जो प्लॉट किया, इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। पहले ये सुन लो, इस पर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लिख लीजिए, इस पे भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम आते हैं 0 ऑर्डर के। अब आइए सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, मुझे एक बात बताइए, इसका हाफ लाइफ टाइम A0 पे डिपेंड कर रहा था, A0 का नाम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, किस ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए। बोलता नहीं तुम लोग लड़का लोग, गूंगा बहरा रे, लिखो इधर, T हाफ डिपेंड्स ऑन, हाँ लिखिए, डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4th पॉइंट, क्या फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करेगा, नो। तो इस बात को लिखो, ये ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। तो लिखिए T हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन, T हाफ डज नॉट depends on initial concentration। ये डिपेंड नहीं करेगा। अगर डिपेंड नहीं करेगा तब बताइए किसी भी रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर में नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। अरे भाई ये कहीं रुकेगा, सीधा जाते रहेगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, हाफ लाइफ
टाइम कितना हो जाएगा जी, हाफ लाइफ टाइम, या हाफ लाइफ साइकिल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये सबको ऑब्जेक्टिव में मेंशन कीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब आता है एग्जाम्स में। अच्छा इसमें बताओ, इसमें 2 बार में 100 का 50 या 50 का फिर 0, तो ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल कितने हो जाएंगे जी, 2। बोलो बात समझ में आया। अब मेन बात सुनिए, देखिए यहाँ से रेट कांस्टेंट आया ना, और यहाँ से यहाँ प्रूफ करके आप ये बता सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट। ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, यानी कि तुमसे क्या पूछेगा, 5 मार्क्स का ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछेगा, प्रूव दैट वाई हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। लैंग्वेज में ऐसे पूछेगा, तो लैंग्वेज में मैंने वो क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिया है और क्लास में भी कराया, तो बाकी ये सब मेंशन कीजिए। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये प्रूफ दैट में पूछा जाता है, ठीक है। खास करके जितने ही प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछेगा, सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब आपने ऑब्जेक्टिव में लिख लिया, क्या क्या डिपेंड करेगा, इसको भी ऑब्जेक्टिव मेंशन करो, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए, और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकता है बताइए। तो और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बताइए। यूनिट ऑफ के आ सकता है, यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होगा, अभी तरीका बताया था ना जी, बताइए आप, बताइए आप क्लास किए थे ना, बताइए यूनिट ऑफ के कितना होगा इसका, पर सेकेंड, यही होगा। इसका बताइए तो यूनिट ऑफ के, बोलो जल्दी से। इसका तो बड़ा इंपॉर्टेंट था ये सेकेंड इनवर्स, क्योंकि इसमें वैल्यू 0 हो जाती थी। बैठिए, आया समझ में, किसी को दिक्कत? दोनों का एग्जाम्पल जरा खुद से लिखो, तो ये भी हम बताएं एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल खुद से कॉपी में लिखिए सब लोग। ए सुनो, ये क्वेश्चन H2Cl2 HCl, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 0 ऑर्डर का रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। और रे लड़का, सबके पास नहीं रे, तेरे पास है, क्या है वो, तो बाहर जाइए, बाहर जाके बात कीजिए, क्लास में मत कीजिए, साइलेंट रखिए फ़ोन। चलिए देखिए नेक्स्ट, ज़रूरी है तो बाहर जाके बात कर सकते हो, क्लास में मत कीजिए। नेक्स्ट क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, बस जितना हम बोले उतने बोलेगा नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ कौन, अमोनिया, ये भी किस में आता है, 0 ऑर्डर में। इसका बताइए, रेडियो एक्टिव डीके, हाँ रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको भी तुम ऑब्जेक्टिव में टिक करो, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरह के सवाल जो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं, खास करके 0 ऑर्डर का एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, और हर तरह के सवाल मैंने बता दिए, कहाँ पे 5 मार्क्स के आएंगे, कहाँ पे 2 मार्क्स के आएंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे और कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, किस फार्मूला पे आएंगे, ठीक है। चलो बताओ जी, इसके बाद क्या पढ़ें? सुनिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंस। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, जो मैंने बताया कि हाफ लाइफ टाइम क्या है, तो ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में, लिख लीजिए हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, जिस समय में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाए, आधा हो जाए। अच्छा इसका क्या बताया था जी फार्मूला, 2 मार्क्स का रहे तो ये भी लिख के आना, a टू द पावर कितना था, 1 माइनस n, ये भी लिख के आइएगा, ये हाफ ऑर्डर का है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। और फर्स्ट ऑर्डर में एक और बात बताया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर
फिफ्थ हाफ साइकिल या nth हाफ साइकिल, क्या आया था जी? इसमें एक वो लाइन और ऐड करो फर्स्ट ऑर्डर में, क्या था जी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिख लो ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट बचेगा आफ्टर nth हाफ साइकिल, हाफ लाइफ। बोलो इसको कैसे निकालते थे, क्या तरीका बताया था? इनिशियल कंसंट्रेशन बाय, मान लो 5वें हाफ साइकिल के बाद पूछा तो क्या बोलोगे? n माइनस चेक करो जी सब। अच्छा पहले ये तो बताओ क्या होता है? a नॉट टू दी पावर n, नहीं था जी 5 में हाफ लाइए तो टू दी पावर 5 भर पुट कर दो, आ जाएगा। चलिए लिखिए इतना जल्दी से। सुधार कर लो, ये n-1 था, ठीक है। इस पे हम न्यूमेरिकल्स अभी करवा देते हैं थोड़ी देर में, ये फार्मूला पहले लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े हो जी? अरेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म लिखिए, अरेनियस इक्वेशन। हाँ, अरेनियस इक्वेशन किसके बारे में बतलाता है? सबसे पहले तो ये सवाल आता है, तो किसका बीच में रिलेशन देता है जी? टेम्परेचर और, तो ऐसे लिख लो, टेम्परेचर वर्सेस रेट, है ना, रेट कॉन्स्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। ये कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो ये अरेनियस इक्वेशन के बारे में बताता है। और इक्वेशन क्या था? तो पहला इक्वेशन लिखिए, k इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था? बोलो, a e टू दी पावर माइनस EA बाई RT, ये आया था। ये फर्स्ट अरेनियस इक्वेशन है, जहाँ की EA का नाम क्या है? EA का नाम बोलो। अच्छा A का नाम भी जानो जी, इसको लिखो, सुनो, इसको ऑब्जेक्टिव में लिखो। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके एग्जाम्स में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से तो न्यूमेरिकल ही आ जाता है। नहीं, चलिए A का नाम क्या है? अरेनियस कांस्टेंट, सिंपल सा नाम है। देखो ये किसके पहले आ रहा है? एक्सपोनेंशियल के पहले, तो इसको बोलते हैं एक और नाम, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये भी नाम कभी कभी पूछ लेगा, और इस पर क्वेश्चन आप देखे हो कंपैरिजन वाला पूछा जाता है, ठीक है। EA का नाम क्या है जी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिखिए EA है जो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको EA से डिनोट कर लो, ठीक है। तो बताओ कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी लो, या हम ऐसे शब्दों में बोले कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट रहा है, क्या कर रहा है? घट रहा है, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और यहाँ से सब्जेक्टिव ये आएगा कि एक्सप्लेन द एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए एक्सप्लेन कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आए हैं, बल्कि आते हैं, क्या आए हैं। अच्छा दूसरा फार्मूला यहाँ देखिए क्या आता है, इसको और नेचुरल लॉग में हम लोग चेंज करें, ले लें दोनों साइड, तो ये आ जाएगा A, बताइए A नहीं ln है, नेचुरल लॉग भी तो आएगा, नेचुरल लॉग A माइनस EA अपॉन RT। ये आता है फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला है जी। एक और थर्ड लॉग के टर्म में, ये तो नेचुरल लॉग था, तो लॉग के टर्म में लॉग A माइनस, बोलो, EA बाई 3.30 RT। R क्या है जी? पता है ना, गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है।
RT, ठीक है, ये रहा। अब सुनिए, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पे नहीं न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन इन दोनों का ग्राफ आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो चलिए दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम नेचुरल लॉग के लिए पहले ड्रॉ करें, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेचुरल लॉग के लिए ln k लिख लो, और बाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 1/t लिख लो। इसका भी ग्राफ प्लॉट करो, तो आप नेचुरल लॉग के लिख लो और 1/t टेम्परेचर। चलिए दोनों का ग्राफ प्लॉट कीजिए लिख के। देखो इसमें भी y = mx + c का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। कहाँ से जाएगा ग्राफ बताइए? इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, शुरुआत कहाँ से होगा पहले बताओ? यही ln a से, ln a से, और ग्राफ कैसा जाएगा? डिक्रीजिंग, यानी स्लोप नेगेटिव है। लेकिन स्लोप का वैल्यू क्या है बताओ? -EA/r। काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, ये दोनों साल पूछा गया जी, 2023 और 24 में पूछा गया। अच्छा इसमें बताइए, यहाँ पे log a लिख लीजिए, वहाँ पे नेचुरल लॉग। अब फिर से वही बात, ये m का स्लोप निगेटिव होगा -EA/r, वही लिख लो, लेकिन एक वैल्यू ज़्यादा है तो वो भी लिख लो, 2.303 r, ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ग्राफ समझ में आ गया? तो स्लोप और इंटरसेक्शन यानी c का वैल्यू ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्राफ आपको प्लॉट करना सिखाया, उसके आधार पर प्लॉट करके आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि पूछे जाएंगे। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला, दो डिफरेंट टेम्परेचर यानी कि T1 एंड T2। T1 एंड T2 पे क्या आता है बताइए फार्मूला? रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएंगे, K1 एंड K2 हो जाएगा, ठीक है। तो K2/K1 डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखोगे तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे। EA/ क्या रहा था, बोलता नहीं है सब, 303/r, है ना। क्या आता है जी? T2 - T1/T1 T2। दो डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा तो दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट भी मिलेगा, और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। इसको VBI कर लो, ये 3-4 साल से लगातार CBSE में पूछ रहा है, मतलब 22, 23, 24, 25 हर साल पूछा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ये आप लिख लीजिए फार्मूला। ये नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला है एरेनियस इक्वेशन का, 4 फार्मूले, चारों पे न्यूमेरिकल्स आने की संभावना है, और बाकी जो ग्राफ बताया उस पर भी आ सकता है, ठीक है। एरेनियस इक्वेशन किसको डिफाइन करता है ये पूछ सकता है, और एक्टिवेशन एनर्जी लो होना चाहिए हाई होना चाहिए ये पूछ सकता है, और फिर बस इतना ही सवाल इनसे आएगा, किससे? एरेनियस इक्वेशन से। और लास्ट क्या था? कैटलिस्ट, तो लिख लो कैटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लास्ट टॉपिक क्या था? कॉलिजन थ्योरी, कैटलिस्ट, है ना, कैटलिस्ट भी था, लिखिए, लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है जी? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अच्छा कैसे बढ़ाता है बताइए? रीजन किसको घटाता था? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता था, ठीक है। लेकिन कभी भी ये किसी चीज़ को चेंज नहीं करता है, ना ही ये बात लिख लो नोट करके, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा जी, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये तो 2 मार्क्स में तुम्हारा CBSE बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। क्या इफेक्ट है कैटलिस्ट का ये पूछता है, तो लिखो नोट करके, कैटलिस्ट does not change the किसको नहीं चेंज करता है जी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करता, या गिब्स एनर्जी हो या जो भी हो उसको भी नहीं करता।
ठीक है। नेक्स्ट क्या आप पढ़े थे जी? कॉलिजन थ्योरी। अच्छा, कॉलिजन में थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कॉलिजन थ्योरी। ये 2 मार्क्स में आता है, लिखिए। कंडीशन फॉर कॉलिजन, पहला क्वेश्चन यही आएगा। कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन के लिए 2 चीज लिखवाए, ये बातें नहीं करो, लिखो यहाँ 2 चीज बताए थे, क्या क्या है ना। पहला, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब रिएक्ट जो कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि उनका, यानी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए जी? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा बात, वो प्रॉपर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो यहाँ बगल में लिख लो प्रॉपर ओरिएंटेड, यहीं पे लिख लो एंड प्रॉपर ओरिएंटेड। लेकिन एग्जाम में पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके लिखना, एंड प्रॉपर ओरिएंटेड। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बिहार बोर्ड में इस पे पूछा गया था कि व्हाट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा गया था? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। बोलो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को किसे डिनोट करते हैं जी? जेड से। इससे जेड से। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा और साथ में इसका फार्मूला भी लिख लीजिए। तो क्या था फार्मूला जी? रेट इक्वल टू जेड ई टू दी पावर माइनस EA/R, ये था। ये है तुम्हारा चैप्टर का समरी, जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी लास्ट टॉपिक था। ठीक है, और कुछ छूटा है तो बताइए। चलिए जल्दी से यहाँ तक कंप्लीट कीजिए पहले तो। चलो ठीक है, कम से कम कॉपी में एक तरफ अलग से लिख लेना। ठीक है, अब आप लोग नोट कॉपी में एक छोटी सी बात लिख लीजिए कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एक बार एग्जाम में आया था तो क्या होता है। हेडिंग दीजिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी लिखिए, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड, उसी को क्या कहेंगे जी? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कॉलिजन, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट किससे करते हैं? जेड से। ठीक है, जेड से। चलो अब एक बात और समझो, एक जो बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth हाफ साइकिल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए बात करेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर का तो पता है 100 से 50 हो जाएगा, वो आपको पता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे घटता है? तो बताइए, अगर मान लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम्हारा 1 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल हम समझने के लिए, ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हाफ लाइफ साइकिल में क्या होगा? 1/, इसमें इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 1/4। अब 1/4 को ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। खैर, नेक्स्ट हाफ लाइफ साइकिल में क्या हो जाएगा बोलिए? 1/8, यानी
टू दी पावर 3। तो एक बात पैटर्न समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1/16, यानी तुम देखो टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, जब तीसरा हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ तो कितना आया टू दी पावर 3। तो यानी कि तुमसे कभी कोई डायरेक्टली पूछे, और ये जेईई मेन में आया था 9 टाइम के बाद, वो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ जेईई मेन वाला, लेकिन लिखो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस left after nth half cycle, nth हाफ साइकिल कितना बचेगा जी। इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे और उसमें किससे डिवाइड कर दोगे टू दी पावर n, जहाँ की n क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, क्या है n इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, पीछे बातें नहीं करो, बातें करना बाहर जाके कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्लास में मत कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अब कितने टाइम से हो गए, तो जैसे जेईई में एक सवाल जो आया था, आई थिंक 2020 समथिंग में आया था, क्या पूछा था, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, लैंग्वेज में पूरा नहीं लिखा रहा हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, तो पूछा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 9th हाफ लाइफ साइकिल। लिखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth हाफ, nth कितना है जी 9th हाफ साइकिल, तो क्या आएगा जी आंसर बताइए। फार्मूला तुमको पता है, ए नॉट का वैल्यू क्या है 1, और टू दी पावर कितने हाफ लाइफ साइकिल है 9, तो टू दी पावर 9 कितना हो जाएगा 1 बाई, बोलो कितना हो जाएगा जी, बोलता नहीं है 512, देखो गुना करके बताओ आंसर जल्दी से, जो एग्जाम में है। हम तो पहले ही बताएं, तुम लोग बोल ही नहीं, यही एग्जाम में आंसर आएगा था वहाँ पे, यही पूछा था। हाँ जी, यहाँ पे 512 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.0019, ये आंसर आ रहा है जी सबका। तो इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट बटेगा आफ्टर nth हाफ लाइफ। तो 9 पूछा है, 5 पूछ लेगा, कभी 3 पूछ लेगा, कभी 2 पूछ लेगा, इस तरह का सवाल आता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा केमिकल काइनेटिक का समरी।